कितने ऑर्गेनल होते हैं? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गई, गोल्गी बॉडी हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्रोमोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब क्या है? ये सब सेल के ऑर्गन्स है, ठीक है। क्या है? ये सेल के ऑर्गन्स है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से कंप्लीट होती है, वैसे सेल के भी क्या होते हैं? एक पार्टिकुलर ऑर्गन होते हैं। ये सारे ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए, इसमें से सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? जैसे आप अगर घर बना रहे हैं, घर बनाते हैं, तो घर के अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए, कोई भी चीज़ें ना आए, आप लोग क्या करते हैं? चोर उचक्के से बचने के लिए आप लोग घर बनाकर बाद में बाउंड्री मार देते हैं। मारते हैं, क्यों मारते हैं? आप सेफ्टी के लिए मारते हैं, प्रोटेक्शन के लिए मारते हैं, ताकि कोई अनवांटेड चीज़ हमारे घर के अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एज ए बाउंड्री की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसको करती है? सेल को करती है। इसके छोटे छोटे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? पोर्स लगे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? पोर्स लगे होते हैं। वही अलाउ करता है कि कौन सा सबस्टेंस हमारे सेल के अंदर आएगा और कौन सा सबस्टेंस हमारे सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा? सेल वॉल। कौन सा आता है? सेल वॉल। सेल वॉल भी हूबहू सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो आपके जो सेल में जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है, इसमें जो भरा है, जो साइटोप्लाज्म है, उसके लीकेज को बचाने का काम करती है, ताकि ये हमारा लीक ना हो पाए, ये हमारे सेल से कम ना हो पाए। जब सेल से कम होगा तो इसको पूरी तरह से क्या, पानी की क्वांटिटी कम होगी, तो ऑटोमेटिक सब कुछ क्या हो जाएगा? मरने लगेंगे। तो जो आपका सेल वॉल होता है वो एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड तो करवाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो साइटोप्लाज्म होती है, सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके लीकेज को भी क्या करता है? बचाने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर इसके बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म। क्या आता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, एक तरल पदार्थ होता है, विस्कस नेचर का होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है? तरल पदार्थ होता है, विस्कस नेचर का होता है। अगर आप किसी भी पानी को, जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा पानी है, भरा बॉटल, इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? भरा बॉटल समझिएगा। अगर हम पानी को इसमें क्या करें? ढेर सारे सबस्टेंस हम यहाँ पे भर दें, वो सबस्टेंस मूव कर पाएगा? अपने जगह ही रहेगा ना। अगर बॉटल में ढेर सारे सबस्टेंस को भर दिए तो मूव कर पाएगा? अपनी जगह रहेगा ना। पकड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? हमारा पानी करता है। बात समझ में आ रहा है? तो सेल में जितने भी ये सबस्टेंस हैं, आप चल रहे हैं, आपकी बॉडी सेल से बनी है, आप चल रहे हैं, हो भी सकता है आपका सेल चलवा रहा है, चल रहे हैं, आपके हाथ पैर तो सेल से बने हैं, हम हाथ मूव कर रहे हैं, तो इसका सबस्टेंस क्या करे? इधर से उधर भागने लगे, भाग भी सकता है, इधर से उधर भागने लगेगा, मूव करने लगेगा। हो न सके आप सो गए तो सारा जो जितने भी सेल है वो सब कुछ आके इधर कोने में इकट्ठा हो जाए, हो सकता है ना। या फिर इधर आप सोए तो उधर हो जाए। मीन्स कि सेल के साथ साथ सेल के ऑर्गन भी क्या करेंगे? इस बगल से उस बगल, उस बगल से उस बगल मूव करेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सेल के, वो सब अपने अपने जगह पे इकट्ठा रहे, उसी को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा साइटोप्लाज्म करवाता है। सेल के ऑर्गेनल्स को अपने अपने जगह पे पकड़ के रखने का काम करता है, थोड़ा सा विस्कस नेचर का होता है, ठीक है। इसीलिए आप चलते हैं तो
सेल का जितने भी ऑर्गेनल्स होता है वो अपने अपने पास क्या होता है, इकट्ठा रहता है। अभी हम बोल रहे हैं इतना तेज, ठीक है। हमारी जो टंग्स है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो टंग्स हमारा बोलने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, हमारे टंग्स का है। टंग्स भी हमारी मूव कर रही है, अप डाउन कर रही है। तो अगर उसका हमारे टंग्स के सेल के जो सबस्टेंस है वो इधर से उधर मूव करेंगे तो क्या मेरा टंग्स पूरी तरह से परफॉर्मेंस कर पाएगा? तो सारे ऑर्गन अपने अपने जगह पे इकट्ठा रहे, उसको कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा साइटोप्लाज्म करवाता है, ठीक है। मीन्स के सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको अपने अपने जगह पे पकड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि इसी पानी को देख लीजिए, अगर ये पानी हमारा भरा है तो ये मूव कर रहा है इधर से उधर, ठीक है। ये खाली है तो मूव कर रहा है। अगर इसी पानी को भर दिया जाए तो क्या ये पानी पूरी तरह से ऐसे करेगा? तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस इसमें अपना लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस के नाम से जाना जाता है। एक बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कौन बनाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शुगर को, जो ग्लूकोज होता है उसमें एटीपी को निकालता है और कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, ठीक है। निकाल कर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एडीपी में। तो वहाँ से क्या बनता है, एनर्जी बनती है, जो हमारे बॉडी को, हमारे सेल को, फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करवाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस के नाम से जाना जाता है। ये हमारे बॉडी को एनर्जी बनाती है, मीन्स कि एनर्जी का प्रोडक्शन करवाती है। फिर इसके बाद आप यहीं पे गोल्गी बॉडी को समझ लीजिए। कहाँ गए गोल्गी बॉडी? गोल्गी बॉडी, अब देखिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बना दे रहा है, पावर ऑफ हाउस के नाम से कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या कर रहा है, एनर्जी बना दे रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, हमारा माउथ कर रहा है, मुंह कर रहा है। तो मुंह को बोलने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी तो बना रहा है, लेकिन हमारा मुंह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मुंह को हमको एनर्जी चाहिए, हमारे टंग्स को एनर्जी चाहिए पूरी तरह से काम करने के लिए। एनर्जी मिल रहा है तभी हमारा माउथ मूव कर रहा है ना। अब देखिए जो आपका गोल्गी बॉडी होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को ले रहा है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी को उठा रहा है और उसी एनर्जी को पूरा लेकर आ रहा है। कहाँ पे दे रहा है, हमारे टंग्स के पास दे रहा है, हमारे माउथ में दे रहा है। तभी हम क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपने काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस के नाम से जाना जाता है। ये एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन वहीं पे जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है, ये एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। जिस ऑर्गन को एनर्जी चाहिए, हमारा गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को देता है, उस ऑर्गन को जाके दे देता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका क्या होता है, फिर इसके बाद आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। कभी आप देखे होंगे कि अगर एक पिता का जो लक्षण होता है, अगर कोई बच्चा आया है, जैसे माँ से बच्चा आया है, कोई नया एक शिशु आया है, उसकी आंखें मम्मी की तरह मिलती हैं, ठीक है। उसका पैर भी मम्मी की तरह मिलता है। इसकी आप देखकर आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इसका कुछ ऑर्गन, कुछ पार्ट इसके मम्मी भी मैच कर रहे हैं, कुछ पार्ट इसके पापा मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मम्मी की तरह मैच कर रही है तो नोज उसके पापा की तरह मैच करेगी। कभी कभी तो कुछ ऐसा होता है कि एकदम हूबहू फेस कटिंग अपने पापा की तरह लेकर आते हैं, मम्मी की तरह लेकर आते हैं। वो कौन देता है, ये जेनेटिक मटेरियल देता है। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन रहता है। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स की मदर की इंफॉर्मेशन, फादर की
न्यूक्लियस को भी प्रोटेक्ट करेगी। इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स लगते हैं। न्यूक्लियस को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सबस्टेंस हमारे इस पोर्स के थ्रू इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जस्ट इसी से हमारा अटैच रहता है क्या, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी गोल्गी बॉडी नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट इसी से क्या रहता है, अटैच रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझिएगा, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस से जस्ट ही अटैच रहता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आपका होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसी राइबोसोम की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है। इसी राइबोसोम की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा खुरदुरा हो जाता है और इसी के लिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक कहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एकदम सिंपल रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। और ये हमारा क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, मींस कि प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मिल रहा है किसकी वजह से मिलता है, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें पाया जाता है राइबोसोम। यहाँ पे भी आपके सेल में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। राइबोसोम का काम क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। वही राइबोसोम जब हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो गया तो उसका भी काम क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। जब भी वो करेगा क्या बनाएगा, प्रोटीन ही बनाएगा। लेकिन जो आपका लिपिड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ये आपका क्या बनाता है, फैट बनाता है, लिपिड बनाता है। आपके बॉडी में क्या बनाता है, फैट और लिपिड की सिंथेसिस करवाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद क्या है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम एक टाइप की अपने अंदर क्या करती रहती है, एंजाइम को कंटेन की रहती है। ठीक है, जो क्या करती है, भोजन को डाइजेस्ट वगैरह करने में मदद करवाती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद आपका आता है राइबोसोम। राइबोसोम आपने बता दिया क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम क्या हो गया, सेंट्रोसोम एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, जो सेल डिवीजन करवाता है, सेल की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। जो हमारी सेल एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होती है, ये दो सेल फिर हमारी 4 सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसी की संख्या को जो एक कन्वर्जन है सेल का, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, सेंट्रोसोम के थ्रू होता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करवाता है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या करता है, बात समझ में आ रही है। जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन करवाने में मदद करता है। मींस कि जो हमारी सेल की संख्या बढ़ती है, एक सेल हमारी कन्वर्ट होती है 2 सेल में, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 5 सेल। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, मतलब सेल जो हमारी ढेर सारी जो सेल बनती है, सेल डिवीजन
मटेरियल होते हैं, यही जेनेटिक मटेरियल जो हमारे मदर से डॉटर में जाते हैं, डॉटर से फिर मदर में, पहले डॉटर, पहले मदर आएंगी, मदर से फिर डॉटर, फिर वो जो डॉटर है वो मदर बनेंगी, फिर इसके बाद क्या आएगा, डॉटर आएंगी, फिर वही डॉटर मदर में कन्वर्ट होंगी, फिर इसके बाद डॉटर बनेंगे, फिर वही डॉटर मदर में कन्वर्ट होंगी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए चली जाएगी। तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे पर्सन से उस वाले पर्सन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, कौन करवाता है, क्रोमोसोम करवाता है। कौन करवाता है, क्रोमोसोम। डीएनए के पास जो आपका ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर कंटेन किया रहता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल को वन पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी बनाती है, लेकिन एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम किसका रहता है, गोल्गी बॉडी का रहता है। ठीक उसी टाइप से जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन किया रहता है, लेकिन उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अदर पर्सन में भेजने का काम कौन करवाता है, हमारा क्रोमोसोम करवाता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद क्या बचा जी, समूह है क्या, राइबोसोम बताया तो प्रोटीन करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम, लाइसोसोम एक टाइप की एंजाइम होती है जो भोजन वगैरह को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दिए, सब हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म का भी फंक्शन बता दिए। फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार माइंड खोल के फिर से देखिएगा। ये हमारा क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, एक सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एज ए बाउंड्री की तरह प्रोटेक्ट करती है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जो अलाउ करती है कौन से सबस्टेंस हमारे सेल के अंदर जाएंगे और सेल के कौन से सबस्टेंस हमारे बाहर निकलेंगे। ठीक है, अलाउ करती है। फिर इसके बाद जो मेम्ब्रेन, सेल के अंदर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इनर लेयर को सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल एज ए सेल मेम्ब्रेन की तरह प्रोटेक्शन तो करवाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके लीकेज को भी प्रोटेक्ट करवाती है। ठीक है, उसके लीकेज को बचा के रखने का काम करती है। फिर इसके बाद हम आ गए थे किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती है, ये एनर्जी बनाने का काम करती है। वहीं पे जो आपका गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को लेता है और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहाँ पे जिस ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत होती है वहाँ पे क्या करता है, एनर्जी को भेज देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, लिक्विड व्हाइट कलर का होता है, विस्कस नेचर का होता है। ये एक टाइप का फ्लूइड होता है जो क्या करता है, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको अपनी अपनी जगह पे रोक के रखने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम हमने बताया प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है। राइबोसोम क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस अपने अंदर कंटेन किया रहता है डीएनए एक टाइप का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हूबहू दिखने वाले होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, जो थोड़ा बहुत दिखने वाले होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स की तरह। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, जस्ट न्यूक्लियस के बाद हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सुन रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है ना, कंसंट्रेट बना के सुनिएगा तभी आएगा। जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या, उसके ऊपर क्या अटैच रहता है, राइबोसोम अटैच रहता है, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, लेकिन जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फैट बनाने में मदद करता है या फिर लिपिड बनाने में मदद करता है। ठीक है, बात समझ में आई? लाइसोसोम एक टाइप का अपने
प्रक्रियाएं में जो भोजन वगैरह को डाइजेस्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। और ऐसा कुछ, हाँ, सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन करवाता है, मीन्स कि जो सेल की संख्या बनती है 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, वो कौन करवाता है, वो सेंट्रोसोम करवाता है। अगर सेंट्रोसोम ना रहे तो सेल डिवीजन ना हो। क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको वन पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजने का काम करता है। मीन्स कि यहाँ से डीएनए के पास से लेता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसकी कॉपी करता है और दूसरे वाले पर्सन